हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं यूरोटोरिया, जो कि आपका होगा बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट होगा। यूरोटोरिया खाकी सीरीज 3.0 चल रहा है, जिसमें हम देखेंगे बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट। आज का सेट नंबर जो हो जाएगा आपका 6 नंबर हो जाएगा। आप 6 नंबर हो जाएगा। 5 सेट इसमें हो चुका है, अब आज का सेट होगा 6 नंबर। आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर है। करंट अफेयर को कवर करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पहल के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य 5 जून से 30 सितंबर 2025 के अवधि तक रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 करोड़ पेड़, ऑप्शन नंबर बी 10 करोड़ पेड़, ऑप्शन नंबर सी 12 करोड़ पेड़। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड होगा आपका कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो 5 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक देश एक मिशन बंद करे प्लास्टिक पॉल्यूशन के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कथन सही है। और कथन नंबर 2 देखेंगे कि इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो कथन नंबर 2 भी जो है यहाँ पे सही है। तो अब कथन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कथन में कौन सा कथन सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 यूरोप में पहली बार आयोजित किया गया है। तो ये देखेंगे, ये भी जो है आपका पहली बार जो है कब कहाँ में किया गया है। तो आपका 2025 यूरोप में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय है आपका कि तटीय क्षेत्र के लिए एक दृढ़ भविष्य को आकार देना, ये भी सही है। और इसका आयोजन जो है हो जाएगा आपका कि 6 से 7 जून 2025 को किया गया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया हैं। तो ये जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जो है सही हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए सिफारिश प्रस्तुत की गई है। तो ये भी जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर और कथन नंबर 2 भी जो है सही है। कथन नंबर 3 देखेंगे कि श्री रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो कथन नंबर 3 भी जो है सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर बी मंगोलिया में, ऑप्शन नंबर सी आपका अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका भारत में। तो खान क्वेस्ट का आयोजन जो हो जाएगा आपका मंगोलिया में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। इंडोनेशिया का राजधानी अगर बात करते हैं तो जकार्ता होता है। वही अगर करेंसी की बात करते हैं तो रुपया हो जाता है। मंगोलिया का राजधानी आपका उलान बटूर होता है। करेंसी जो होता है इसका तुगरुक होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट नामक एक वैश्विक पहल का जो है आपका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए जो हो जाएगा आपका सही है कि आपका नई दिल्ली में किया गया है। और 21 जून को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री 3 देश की अपनी यात्रा में साइप्रस गणराज्य, ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ पे। तो साइप्रस गणराज्य कनाडा के अतिरिक्त और किस देश के यात्रा किए हैं। तो देखिए एक साइप्रस गणराज्य हो गया, एक कनाडा हो गया, और तीसरा कौन सा किए हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इटली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्रोएशिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्रोएशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि विश्व मरुस्थलीकरण
वृक्षारोपणीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 17 जून को मनाया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। तो डिजिटली इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ समझौता किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मिजोरम में किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक प्रमुख पहल है। आगे देखते हैं, ये जो हो जाएगा कथन एक जो है आपका सही है कि सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के अंतर्गत जो है आपका कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक प्रमुख पहल है। कथन दो देखेंगे कि नई दिल्ली में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा कार्य बल के लिए कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिटी एक्सेलेरेटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो कथन दो भी जो है यहाँ पे सही है। तो कथन एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कथनों का सही कथन कौन सा है? कि राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ संसद और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्घाटन किए हैं। तो इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो ये जो है आपका जगदीप धनखड़ के द्वारा नहीं किया गया था। ये जो था आपका लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया गया है। तो कथन एक जो हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह सम्मेलन जो है महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है, ये सही हो जाएगा। और कथन नंबर 2, तो कथन नंबर 2 केवल 2 जो है इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि 30 जून को हूल दिवस किस विद्रोह के स्मरण में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए तमर विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी कोल विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा मुंडा विद्रोह। तो हूल दिवस कौन सा दिवस? तो हूल दिवस जो है और किस विद्रोह के स्मरण में मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह के स्मरण में मनाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे 15 नंबर कि बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। आगे देखेंगे बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 बिल्कुल सही है। बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य जो है 2028 ये सही हो जाएगा। बिहार में फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। बिहार से खसरा रूबेला को ख़त्म करने का लक्ष्य 2025 न होकर के कब तक रखा गया है? तो 2025 इसका आंसर नहीं होगा। इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो खसरा के लिए 2026 रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा जो असत्य है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजलिस में, ऑप्शन नंबर डी बीजिंग में, ऑप्शन नंबर सी मॉस्को में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजलिस यूएसए में वर्ष 2028 में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ सही होगा। आगे देखेंगे 17 नंबर कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो कथन 1 देखेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण
7532.45 वर्ग किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन नंबर 1 है 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वातावरण में 129.19 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुआ है, ये भी सही हो जाएगा। सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला जो हो जाएगा आपका कैमूर हो जाएगा, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से टोटल कथन जो है इसमें सही है, तो उपयुक्त में से सभी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, जो ऑप्शन डी दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लोक संवर्धन पर्व, ध्यान दीजिएगा कि लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया है, और कहाँ में किया है? तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा पटना में। तो ये जो है कहाँ में किया गया है? तो किरण रिजिजू के द्वारा जो है आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि अल्बुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो देखिए अल्बुर्ज पर्वत श्रेणी पूछा गया है कि अल्बुर्ज पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका किस देश में है? तो अल्बुर्ज पर्वत श्रेणी के बारे में बात करते हैं तो ये जो हो जाएगा आपका ईरान में है। अल्बुर्ज पर्वत श्रेणी ईरान में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान अल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। आगे देखेंगे कि अल्बुर्ज पर्वत जो है आपका कि कैस्पियन सागर और ईरानी पठार के बीच एक प्राकृतिक अवरोध बनाता है। इन पर्वतों का तेहरान की जलवायु पर महत्वपूर्ण जो हो जाएगा आपका प्रभाव डालता है। तो अल्बुर्ज पर्वत कहाँ में है? तो आपका ईरान में है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियाँ जल ग्रहण क्षमता कम होती है? देखिए इसमें दो नदियाँ दिया गया है, एक दिया गया है आपका हिमालय नदियाँ, बी जो दिया गया है आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो देखिए इसके बारे में अगर आप सोचे होंगे कि अगर ज्योग्राफी पढ़े हैं तो निम्नलिखित में से किस नदियाँ में जो है जल ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो देखिए हिमालय की जो नदियाँ, हिमालय से जो नदियाँ आती है जैसे कि गंगा नदी हो गया, उसके बाद आपको बता दें कि हिमालय से आने वाली नदियाँ जो हो जाती है, गंगा नदी में देखते हैं कितना पानी होता है। तो गंगा नदी में पानी की वजह क्या होता है? क्योंकि वो जो है गर्मी के मौसम में भी जो है बर्फ़ पिघल करके वहाँ से पानी आती है। तो देखिए इसीलिए जो है हिमालय नदियाँ जो होता है जल ग्रहण की क्षमता जो होती है अधिक होती है, बट प्रायद्वीपीय नदियाँ के जल ग्रहण की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि ये पठार से आता है, पहाड़ से आता है। कभी कभी गर्मी में जो होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है सूख जाती है। गर्मी के दौरान जो है जब वर्षा नहीं होती है तो इन नदियों में पानी का प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है और कुछ सहायक नदियाँ तो सूख भी जाती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदियाँ का जल ग्रहण क्षेत्र भी हिमालय नदियाँ की तुलना में छोटा होता है। और हिमालय नदियाँ जो होती है आपका बारहमासी नदियाँ होती हैं, क्योंकि इसे वर्ष भर हिमालय की पिघलती बर्फ़ और मानसून की वर्षा दोनों से मिलता है, मानसून की वर्षा दोनों से पानी मिलता है। इसलिए जल ग्रहण की क्षमता जो होती है हिमालय नदियाँ में अधिक होती है कंपेरिजन टू प्रायद्वीप नदियाँ में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रायद्वीप नदियाँ हो जाएगा, जो कि जल ग्रहण क्षमता कम होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? तो देखिए शहरी जनसंख्या का अनुपात अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक कहाँ में हो सकता है? तो देखिए गोवा जो है बहुत छोटा है, वहाँ पे शहरी अनुपात जो है ज़्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है, जो बहुत छोटा राज्य है गोवा, और यहाँ पे मैक्सिमम जनसंख्या जो है आपका ईसाई का देखने को मिलता है। तो गोवा जो है शहरी क्षेत्र में अनुपात की अगर दृष्टि से देखा जाता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है? तो देखते हैं सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो वायुमंडल में जो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 20.946%, लगभग 21% है। आर्गन की बात करते हैं तो 0.934% है। वही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो आपका 0.036 है। अगर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो हीलियम का जो होता है आपका एग्जैक्ट अगर बात करते हैं तो 0.00524 है, 524 है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर देखेंगे कि कश्मीर घाटी निम्न में से किस पर्वत
किस पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो कश्मीर घाटी के बारे में बात करते हैं तो कश्मीर घाटी जो है आपका काराकोरम और लद्दाख में नहीं हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में जो है कश्मीर घाटी जो है आपका स्थित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका 24 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यहाँ पे किस महासागर से होकर के गुजरती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर तो सी भी काट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है आपका प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के साथ साथ पार होने पर तारीख एक दिन जो होता है आपका क्या हो जाता है, एक दिन बदल जाता है और पश्चिम से पूर्व की ओर डेटा लाइन को पार करने पर एक यात्री एक दिन आगे हो जाता है, जबकि पूर्व से पश्चिम में डेटा लाइन को पार करने पर एक दिन जो होता है आपका पीछे हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर कि वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन जीव सप्ताह जो होता है आपका अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। भारत के वनस्पति और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। सबसे पहले ये जो है आपका 1957 में पहला वन्यजीव सप्ताह मनाया गया था। वन्यजीव सप्ताह 2025 वन्यजीव सप्ताह 2025 जो हो जाएगा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया है। वन्यजीव सप्ताह भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया और भारत के वन्यजीवों की रक्षा के दीर्घकालीन लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1952 में वन्यजीव सप्ताह पर विचार किया गया था। कब किया गया था? तो 1952 में जो है वन्यजीव सप्ताह पे विचार किया गया था और 1957 में जो है आपका मनाया गया था। कब तक मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर के बीच में ही जो है वन्यजीव सप्ताह मनाई जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो देखिए दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हो तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका झारखंड में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे देखेंगे 27 नंबर कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना होता है? तो देखते हैं किस ग्रह का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे शनि ग्रह दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी अरुण दिया गया है, वरुण दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी अरुण है। ऑप्शन नंबर डी जो है बृहस्पति दिया गया है। तो बृहस्पति के पास पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होता है और कई और अधिक फंसे हुए इलेक्ट्रॉन हैं जिसके सिंक्रोट्रॉन विकिरण पृथ्वी से पता लगाने योग्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना को अगर प्रारंभ की बात करते हैं तो 2006 में किया गया है। भारत सरकार ने गिद्धों की घटती आबादी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट वल्चर शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट वल्चर 2006 में शुरू किया गया था ताकि गिद्धों की घटती आबादी को बचाई जा सके। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखेंगे कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अगर पारिस्थितिकी के जनक की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रामदेव मिश्रा को कहा जाता है पारिस्थितिकी का जनक। उन्होंने वर्ष जो है 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना किए थे। पारिस्थितिकी तंत्र एक समुदाय है जिसमें जीवित और गैर जीवित दोनों घटक शामिल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। हेंस रेइटर ने पारिस्थितिकी की अवधारणा दी। यह शब्द जो है पारिस्थितिकी 2 शब्द आइकोस अर्थ होम और लोगो अर्थ अध्ययन के लिए किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग पहली बार 1869 में जर्मनी जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल द्वारा किया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घर का अध्ययन। पारिस्थितिकी जीवों और बाहरी दुनिया के पारिस्थितिकी संबंधों को इलाज करने वाला एक विज्ञान है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में किया गया था। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत आपका कब किया गया था? तो 1977 में किया गया था। मध्य प्रदेश के तावा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। अभियान ने प्रभावित भूमि के मुआवजे की मांग के लिए स्थानीय किसानों को एक करने का प्रयास किया था।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका होशंगाबाद में कब किया गया था, तो 1977 में मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश में किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। तो देखते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन की अगर बात करते हैं तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो किसमें किया गया है, तो ये जो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 39 भारतीय संविधान का 39 के घ के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है। तो इसका आर्थिक अधिकार हटाइए, मौलिक अधिकार तो नहीं होगा, मौलिक कर्तव्य, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था, शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1858 के भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1919 के भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 1861 के भारत परिषद अधिनियम। तो निम्न में से किस अधिनियम द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अतिरिक्त सदस्यों को विधान परिषद में लाने का प्रावधान किया और पहली बार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव के तत्व को पेश किया गया था 1892 में। और क्या दिया गया था, तो इस अधिनियम ने विधान परिषद में अतिरिक्त और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में निम्न अनुसार जो है वृद्धि की 1892 में, जो कि आपका 24 सदस्य में से 5 सदस्य भारतीय थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा 33 नंबर कि किस राज्य 33 नंबर के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो देखिए अगर मानते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, जब वहाँ पे जो है सत्ता जो होता है त्रिकोणीय आ जाता है, वहाँ पे सत्ता जो है बहुमत के पार नहीं कर पाता है, जिस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और जब वो कंडीशन होता है या आंतरिक अशांति होता है तो किसी क्षेत्र में अगर किसी राज्य में, जैसे कि अभी मिजोरम में मणिपुर में जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो है आंतरिक अशांति आ गई थी और उसी की वजह से जो है आपका साधारण बहुमत के तौर पे जो है आप राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं किसी भी राज्य में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है। तो देखिए अगर कैबिनेट शब्द की प्रयोग के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पे किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि अनुच्छेद 352 में जो है आपका कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। कि भारतीय संविधान में 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 जो है आपका कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। यदि भारत या उसके किसी भाग में सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे घोषणा करने के लिए इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितने बार जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो हो जाएगा आपका 3 बार बुलाया गया है। पहली बार जो हो जाएगा आपका यह बैठक दहेज निषेध विधेयक 1960 में बुलाया गया था। दूसरी बैठक आपका बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 में और आतंकवाद निरोध विधेयक 2002 के लिए बुलाई गई थी। पहली बैठक जो हो जाएगा 1961 में, दहेज निषेध विधेयक 1960 के लिए बुलाई गई थी। दूसरी संयुक्त बैठक जो हो जाएगा 1978 में, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 में बुलाई गई थी। और जो हो जाएगा तीसरी संयुक्त बैठक 2002 में आतंकवाद निरोध विधेयक 2002 के लिए ही बुलाई गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अभी तक जो है 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई
गई है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने दिया था। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने दिया था। तो अशोक मेहता समिति में या बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा GV राव समिति। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा लक्ष्मीबल सिंघवी समिति। तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ML लक्ष्मीमल सिंघवी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित समिति में से एक है। LM सिंघवी समिति लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्था के पुनरुद्धार पर एक समिति है। इसे 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। भारतीय न्यायविद ML सिंघवी को ML सिंघवी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों का सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 3 साल या 70 वर्ष, दोनों में से कोई पहले पूरा हो जाए वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 29 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 29 आखिर कहता क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) के तहत भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग के लिए विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 39 नंबर कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो हो जाएगा आपका 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार जो हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित होने के बाद 15 जून 2025 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया तथा 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ था। तो सूचना का अधिकार कब प्रभावी हुआ। तो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों का एक भाग है और अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है। तो मनरेगा कार्यक्रम को किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो मनरेगा कार्यक्रम को जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 43 के अंतर्गत लाया गया है। इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है आपका अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा दिया गया है। और अनुच्छेद 43 क्या बोलता है, 43 के अंतर्गत सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो कि शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर का प्रावधान दिया गया है। एक जो यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल नंबर 46 कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 147 होता है कि जो कि पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने से संबंधित है। और एक जो है यहाँ पे अनुच्छेद 50 दिया गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 नंबर कि बेरूबेरी संघ मामला संबंधित है। तो देखिए बेरूबेरी संघ मामला जो है किससे संबंधित है। तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य संविधान का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी विधि का शासन संविधान का हिस्सा है। तो बेरूबारी संघ जो हो जाएगा आपका कब हुआ था। तो 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधि के निर्वाचन में सहायता होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किसमें। तो उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। बेरूबारी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना और सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम 42 नंबर कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो अगर बात करते हैं कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि बीबी गिरी के शासनकाल में जो है दूसरे टर्म की मतगणना किया गया था चक्र की। वैसा क्यों किया गया था, तो बीबी गिरी जो है राष्ट्रपति चुनाव के बाद दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। बीबी गिरी जो थे 1969 में राष्ट्रपति चुने गए थे और इस चुनाव में उन्हें जीत के लिए आवश्यक वोटों का कोटा हासिल करने के लिए दूसरे दौर की मतगणना की आवश्यकता पड़ी थी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन से, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और यह प्रणाली जो होता है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरित वोट का उपयोग करती है। संसद और विधायकों के वोटों का मूल जो हो जाएगा 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या के आधार पर गणना की जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो 43 का जो है एक आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, हम इसको स्किप करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें करेंट अफेयर जीके जीएस वालों को कवर करेंगे। 44 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। पिज़्ज़ा वाज ईटन बाय रिवोनिसली बाई मी हिम। 45 का आंसर जो हो जाएगा 45 का आंसर जो हो जाएगा इतिज और आदि इत्यादि कौन सी संधि है, तो इसका यन संधि होता है। मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में कौन सा जो है कारक हो जाता है, तो इसका डी जो हो जाएगा कारण कारक है। कालिंद का पर्यायवाची क्या होता है, तो कालिंद का पर्यायवाची के बारे में बात करते हैं तो आपका यमुना होता है, ऑप्शन नंबर डी। 48 का जो है आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ऐसे अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो 5/12 आएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर का अगर आंसर की बात करते हैं तो 1:1 आता है इसका आंसर। आगे देखते हैं 50 नंबर। 50 का यहाँ पे बी हो जाएगा। मैथमेटिक्स से आप इसको बनाइएगा, आई होप बना लीजिएगा। आगे देखते हैं 51 का, ये भी जो है आपका मैथमेटिक्स है। तो 51 की अगर आंसर की बात करते हैं तो 94 हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर के बेमेल इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोनों को घटाइएगा तो ये दोनों को घटाइएगा तो अंतर जो होता है आपका 29 का आता है। ये दोनों को घटाने पे जो है अंतर जो होता है 29 का आता है, बट इसमें जो है 29 का अंतर ना करके कितना का रहा है तो 39 का अंतर है, तो ये जो है बेमेल हो जाएगा। आगे देखेंगे 55 नंबर। ये 55 नंबर क्या बोल रहा है कि वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 18, 20 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो है 5 शेषफल बचता है। तो इसको विभाजित कीजिए, तो अगर बात करते हैं तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो 180 में 5 कर दीजिए तो 85 हो जाएगा। 185 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर। अब आते हैं जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था। तो देखते हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है सबसे पहले धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ में किया गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सारनाथ में किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर बात करते हैं इसका कि बौद्ध परंपरा के अनुसार धर्म चक्र परिवर्तन जो होता है आपका सूत सारनाथ में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध द्वारा दिया गया था। पहला उपदेश, इस सूत्र का मुख्य विषय जो था 4 आर्य सत्य हैं जो एक औपचारिक अभिव्यक्ति में बौद्ध धर्म के मूल अभिविन्यास को संदर्भित करता है या व्यक्त करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 55 नंबर। 55 नंबर क्या बोलना चाह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो देखिए अशोक के अगर टोटल शिलालेखों की बात करते हैं तो 14 शिलालेख है। जो पहला शिलालेख क्या बोलता है कि इसमें पशु बलि की निंदा किया गया है। दूसरा शिलालेख क्या बोलता है कि मनुष्य व पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा शिलालेख है कि इसमें राजकवि अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख हो जाएगा कि इसमें भेरी घोष की जगह जो है धर्म घोष की घोषणा किया गया है। पांचवा शिलालेख हो जाएगा, इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी देता है। और छठा जो दिया गया है इसमें कि इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है। तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा किसमें दिया गया है, किस शिलालेख
शिलालेख में, तो छठा शिलालेख में। अब आते हैं 7वां और 8वां शिलालेख है, तो इसमें अशोक ने जो है तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया है। 9वां शिलालेख आते हैं कि इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख दिया गया है। 10वां अभिलेख में क्या बोला गया है कि इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वां अभिलेख शिलालेख है कि इसमें धर्म की व्याख्या किया गया है। 12वां जो हो जाएगा, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां जो हो जाएगा, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 यवन राजाओं का नाम उल्लेख है। यहाँ उसके धर्म प्रचार के लिए उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। आगे देखेंगे 14वां शिलालेख जो था आपका कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। इसका अगर आंसर की बात करते हैं 55 का, तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा जो है किस शिलालेख में दिया गया था, तो छठा शिलालेख में दिया गया था। अगर आप एक बार कॉन्सनट्रेट होकर के इसको देख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है A to Z याद हो जाएगा। आगे देखेंगे 56 नंबर कि हड़प्पा लिपि के बारे में। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है, तो आपका लोथल में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी धौलावीर में हुआ है, या ऑप्शन नंबर सी राखी गढ़ी में हुआ है, या ऑप्शन नंबर डी बनवाली में हुआ है। तो अगर इसका बात करते हैं कि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला जो है विशिष्ट शिलालेख, जिसे धौलावीरा सानबोर्ड भी कहा जाता है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा की खोज जो है आपका जेपी जोशी 1967 से 68 और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में किया गया था। यह लूनी नदी के तट पे स्थित है। एक जो है आपका लोथल के आविष्कार जो है आपका खोज जो है आपका लोथल की खोज रंगनाथ राव द्वारा 1958 में किया गया था, जो कि आपका भोगवा नदी के तट पे स्थित है। एक जो है यहाँ पे राखी गढ़ी दिया गया है, तो राखी गढ़ी की खोज जो है आपका 1963 ईस्वी में सूरज भान और 1997 से 99 में अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था, जो कि आपका घग्घर नदी के तट पे स्थित है। एक जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, बनवाली की खोज जो है आपका रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 ईस्वी में किया गया था, जो कि आपका रंगोई नदी के तट पे स्थित है। आगे देखेंगे 57 नंबर कि एक जो है आपका प्रथम तीन आश्रम का उल्लेख जो है आपका किस उपनिषद में मिलता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि छांदोग्योपनिषद में दिया गया है। पर छांदोग्योपनिषद में जो है आपका इस उपनिषद में जीवन के 3 आश्रमों जैसे कि ब्रह्मचर्य शिक्षा प्राप्त करने का कला, गृहस्थ में दिया गया है पारिवारिक जीवन, और वानप्रस्थ में दिया गया है कि जंगल में जाकर जो है तपस्या करना। एक जो है आपका जाबलोपनिषद जो है, इसमें बोला गया है क्या, इसमें जो है आपका पहली बार जीवन के 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है, जो कि ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। एक जो है आपका बृहदारण्य कोपनिषद, इसमें बोला गया है क्या कि यह एक महत्वपूर्ण और प्राचीन उपनिषद है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से आत्मा, ब्रह्मा और कर्मकांड की दार्शनिक चर्चाएं किया गया है। एक जो है आपका कठोपनिषद, इसका जो बोला गया है क्या कि इसमें इस उपनिषद में जो है नचिकेता और यम के बीच जो है संवाद किया गया है, जिसमें आत्मा की अमरता और मृत्यु के रहस्य का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे 58 नंबर कि शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार करें। तो देखिए शाहजहां के काल में कौन आया था, तो सिर्फ और सिर्फ जो था आपका बरबोसा जो था आया था, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 4। बरबोसा जो था कि शाहजहां के शासनकाल में नहीं आया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त यात्रियों में से कौन जो है शाहजहां के काल में नहीं आया है, नहीं आने वाला पूछा गया था। तो देखिए बरबोसा जो है शाहजहां के शासनकाल में नहीं आया, वह जो है 16वीं शताब्दी के शुरुआत में लगभग 501 से 1517 ईस्वी तक दक्षिण भारत में रहा। वह शाहजहां के शासनकाल जो कि 1628 से शुरू हुआ था, वह काफ़ी पहले आया था। कौन आया था, तो बरबोसा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर कि मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए मछीवाड़ा का युद्ध पूछा गया कि कब लड़ा गया था, तो मछीवाड़ा का युद्ध जो है आपका 15
15 मई 1555 को लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह युद्ध जो हो जाएगा हुमायूं जो कि मुगल का और नसीब खां तथा तातार खान जो कि सूरी साम्राज्य के अफगानी सेनापति के बीच लड़ा गया था, जिसमें मुगलों का विजय हुआ था। आगे देखेंगे 16 नंबर, तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने किया है? तो तारीख़ फिरोज शाही की रचना जो है आपको किसके द्वारा किया गया है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो है तारीख़ फिरोज की रचना किया गया है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तारीख़ फिरोज शाही भारत में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भारतीय फारसी इतिहास लेखक का एक पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी एक जो था मुस्लिम राजनीतिक विचारक था, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के दौरान आया था। इस पुस्तक में गयासुद्दीन के शासनकाल के गयासुद्दीन के शासनकाल से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्षों तक की जानकारी शामिल किया गया था। यह पुस्तक 1357 ईस्वी में पूरी हुई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा 61 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो देखिए निजामुल मुल्क की उपाधि जो है आपका किस मुगल बादशाह द्वारा जो है आपका यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे जो है मुगल बादशाह के द्वारा जो है निजामुल मुल्क की उपाधि दिया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा चिनकिलीज खान हो जाएगा। चिनकिलीज खान था कौन? तो इसे जो है अफगान आफस जहाँ प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। 1713 ईस्वी में मुगल बादशाह फरूख शेर ने इसे निजामुल मुल्क मतलब कि राज्य का प्रशासक की उपाधि प्रदान किया गया था, जब इसे दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया था। और बाद में 1724 में इन्होंने हैदराबाद को राज्य की स्थापना कर लिया। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चिनकिलीज खान। इसी तरह से ये सभी को भी दिया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माता प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम में किया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1853 में, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, भारत परिषद अधिनियम 1909 में। तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में, जिसमें क्या बोला गया था कि 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम ने ब्रिटिश राज के शासन के लिए एक कानून ढांचा स्थापित किया, जिसमें भारतीयों को कानून बनाने में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 63 नंबर कि निम्न में से किसने जो है अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत में कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को जो है कानूनी मुद्रा जो है किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए लिटन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी रिपन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन के द्वारा, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन जो था आपका 1899 में, लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश मुद्रा को भारत में कानूनी मुद्रा घोषित किया था। कब किया गया था? तो 1899 में ब्रिटिश मुद्रा को जो है भारत में कानूनी मुद्रा घोषित किया था। इस व्यवस्था के तहत 1 पाउंड स्टर्लिंग को 15 रुपये के बराबर मूल्य पर कानूनी रूप से स्वीकार किया जाता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो है यहाँ पे लॉर्ड लिटन के दिया गया है। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल जो था आपका 1876 से 1880 के दौरान हुआ था। आर्थिक नीतियों के सुधार के रूप में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1878 में सशस्त्र अधिनियम लाने के लिए जानी जाती है। एक जो है आपका लॉर्ड रिपन जो कि 1880 से 84 में कई सुधार किए, जैसे कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया। लॉर्ड डफरिन जो था आपका कि लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। किसके टाइम? लॉर्ड डफरिन के टाइम। आगे देखते हैं 64 नंबर बोलते हैं क्या कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था बकवा, जीएस हिल्टनवा था। कौन था? तो जीएस हिल्टन था। भगत सिंह और उसके साथी की मौत की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम जो था जीसी हिल्टन था। जीसी हिल्टन जो है विशेष न्यायाधिकरण के न्यायाधीश थे। उन्होंने लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सज़ा सुनाई थी। एक जो यहाँ पे कौन सा दिया गया है, बीएस स्मिथ जो है आपका, विसेंट आर्थर स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार और भारतविद थे। एक यहाँ पे जॉन मिल्टन दिया गया है कि जॉन मिल्टन जो है एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि और बुद्धिजीवी थे, जिन्हें
उन्हें जो है उनकी महाकाव्य कविता पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाना जाता है। एक जो था इसका नाम याद रखिएगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड से कि सैयद आगा हैदर नाम के एक अन्य न्यायाधीश ने भगत सिंह के मौत की सज़ा सुनाने से इनकार कर दिया था और अपने पद से इस्तीफा को दे दिया था। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि सैयद आगा अहमद, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिस पोस्ट पे था जो भारतीय था, ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम में बहुत ही जो है आपका आज़ादी में बहुमूल्य टाइम दिया था वो लोग। आगे देखते हैं कि नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो नवजीवन समाचार पत्र के संपादक जो हो जाएंगे आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे। आगे देखते हैं 66 नंबर कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह जो है गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर की बात करते हैं नांदी कुन्हा, इसका आंसर हो जाएगा कि नांदी कुन्हा जो था कौन है जी, नीना डी कुन्हा जो है आपका 1529 से 1538 तक जो है भारत के पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्य किया था। उन्होंने जो है 1530 में भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुख्यालय कोचीन से जो है गोवा स्थानांतरित कर दिया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नीना डी कुन्हा। आगे देखते हैं 67 नंबर कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जॉन टेनिस के द्वारा या थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा या फेलिस बोटो के द्वारा या जोसेफ नोएल पेटल के द्वारा। तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो जोसेफ नोएल पेटल के द्वारा बनाया गया था। जोसेफ नोएल पेटल 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं के समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम को चित्रित किया था। सर जोसेफ नोएल पेटल एक स्कॉटिश कलाकार, चित्रकार और मूर्तिकार थे। यह एक कवि भी थे और स्कॉटिश लोक कथाओं और सेल्टिक कविताओं में उनकी रुचि का ज्ञान था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ से 68 नंबर कि द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 के बीच ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था। तो द्वितीय अफीम युद्ध जो हो जाएगा आपका चाइना के द्वारा लड़ा गया था। और द्वितीय अफीम युद्ध में जो है ब्रिटेन और फ्रांस एक साइड था, चाइना जो था आपका एक साइड था। अफीम युद्ध को क्या बोला जाता है तो तीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा अफीम युद्ध जो था आपका आपका 1856 में शुरू हुआ था और 1860 तक चला, जब ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया और चीन को नई अनुचित संधियों पर हस्ताक्षर करने और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और 11 अतिरिक्त संधि बंदरगाहों को खोलने के लिए मजबूर किया था। चीन में एक फ्रांसीसी ईसाई मिशनरी की हत्या को उचित ठहराने का आरोप लगाते हुए फ्रांस ने युद्ध संघर्ष में अंग्रेजों के साथ शामिल हो गया। कब हो गया तो एक जो था फ्रांसीसी मिशनरी को जो है चाइना में हत्या कर दिया था, तो फ्रांस जो था ब्रिटेन के साथ हो गया और अफीम युद्ध लड़ा। और अफीम युद्ध को ही क्या बोला जाता है तो तीर का युद्ध ही बोला जाता है। युद्ध का परिणाम स्वरूप जो है 1858 में एंटिल्स की संधि तथा 1860 में पेकिंग की संधि के तहत खत्म हुआ था। और जो है आपका प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति जो है नानजिंग की संधि के तहत खत्म हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके एक बैठा यात्री गेंद को ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद उसके वापस आएगी तो कहाँ आएगा तो हाथ के आगे नहीं आएगा, हाथ के पीछे नहीं, यात्री के पीछे नहीं। यह जो हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा यात्री के हाथ में होगा। जैसे कि अगर कोई ट्रेन गति कर रहा हो, अगर आप बॉल को उछालते हैं तो आपका हाथ में ही बॉल हो जाएगा। किसके कारण तो ये जड़त्व के नियम के कारण आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 70 नंबर कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसके पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के बोला गया है कि दाएं हाथ के नियम जो है किसके पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है प्रेरित धारा को पता लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ वास्तविक धारा हटाइए, दिष्ट धारा है, प्रत्यावर्ती धारा नहीं। तो जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम जो है आपका प्रेरित धारा के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं कि जल विद्युत उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो देखिए जल विद्युत उत्पादन जो है, जैसे कि एक जो जल विद्युत उत्पादन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रा पावर प्लांट बोलते हैं। हाइड्रा पावर प्लांट में होता क्या है कि एक यहाँ पे जो है जल रखा गया है और किसी नली के द्वारा यहाँ पे आता है और टरबाइन के थ्रू जो है
टरबाइन के ब्लेड पर जो है आपका बहुत लार्ज फोर्स में टरबाइन के ब्लेड पे फोर्स दिया जाता है, जिसके वजह से जो है टरबाइन जो है रोटेट करता है। तो ये जो हो जाएगा आपका किस के लिए यूज किया जाता है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए, क्योंकि वाटर जो है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में होता है, और जैसे ही वहाँ से वाटर छोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ पे सही जो हो जाएगा आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय ऊर्जा संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अगर मानते हैं कि अवतल दर्पण के अगर वक्रता केंद्र पे सी पे ही रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो होता है आपका वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और जो है आपका समान आकार के बनता है। तो देखिए आभासी तो बनेगा नहीं, वास्तविक और बड़े आकार का नहीं बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा, और जो है आपका उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर कि एक लेंस में जो है आपका 2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म या प्रकृति और उसकी फोकल लंबाई ज्ञात करें। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए लेंस +2 डायोप्टर दिया गया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है पॉजिटिव होता है। तो पहले माइनस वाला को काटिए, और अवतल भी दिया गया है तो इसको भी काट दिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे अगर इसके बात करते हैं तो 2 डायोप्टर दिया गया है, तो डायोप्टर दिया गया है तो कभी भी शक्ति निकालना होता है, फोकस लंबाई, तो हम उसको मीटर में निकालते हैं। तो 2 दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए 100 बट इसको जो आंसर जो हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए P बराबर जो होता है 1/f होता है। P जो दिया गया है आपका 2 डायोप्टर दिया गया है, तो F निकालना है, तो F बराबर हो जाएगा 1/2, तो 0.5 डायोप्टर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है। तो विद्युत चालकता की इकाई जो होती है आपका मोह होती है। देखिए मोह अगर कहते किसको है, देखिए मोह क्या होता है कि विद्युत चालकता जो होता है विद्युत प्रतिरोध के प्रतिलोम को जो है आपका विद्युत चालकता बोला जाए। जैसे कि R दिया गया है तो 1/R को क्या बोला गया है यहाँ पे, विद्युत प्रतिरोध के प्रतिलोम उल्टा को चालकता बोला जाता है, जिसकी इकाई जो होती है आपका मोह होती है। आगे देखते हैं, यहाँ जो हो जाएगा एक दिया गया है ओम दिया गया है, ये तो रेजिस्टेंस का हो जाएगा। 1 ओम मीटर दिया गया है, ये जो हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 कि पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि पुराने तैल चित्रों को फिर से उभारने के लिए जो है हम यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज जो है आपका कार की बैटरी में किया जाता है। सफ़ेद रंग के लिए अक्सर लेड आधारित पेंट का उपयोग किया जाता है। समय के साथ जो है वायुमंडल में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण यह लेड ऑक्साइड काले लेड सल्फाइड में बदल जाता है, जिसमें पेंटिंग काली पड़ जाती है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसे काले लेड सल्फाइड को ऑक्सीकृत करके वापस सफ़ेद लेड सल्फेट में बदल देता है, जिसे चित्र के मूल रंग में बदल देता है। एक जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है, यह एक सामान्य नमक है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से उर्वरक और टेबल नमक के विकल्प में किया जाता है। एक जो है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हम आपको बता दिए कि ये बहुत ही प्रबल और संक्षारक खनिज अम्ल है। इसका उपयोग जो है विभिन्न औद्योगिक प्रक्रिया और रासायनिक संश्लेषण में किया जाता है। इसे विट्रियोल का तेल भी कहा जाता है। एक जो है आपका जिंक सल्फेट, जो कि आपका मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से चिकित्सा के आहार पूरक के रूप में या कृषि में पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल है कि 100 डिग्री सेल्सियस में से 100 डिग्री सेल्सियस में किसके बराबर होता है। तो इसको हटाइए, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर इसका बात करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है C/100 F + 32/180। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 100 कीजिए तो कट करके कट गया, तो 180 और माइनस है तो यहाँ पे 32 जुड़िए ना, 2 हो जाएगा, 8 3 11 के एक हाथ में 1 1 1 2 212 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो जल गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पे क्या प्रभाव पड़ती है। तो देखिए जब भी जो है हम आप वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आएंगे, आवर्त सारणी में जो है ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता जो होता है आपका घटता है। सबसे ज़्यादा अगर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है आपका फ्लोरीन की होती है, और सबसे
सीजियम की विद्युत धनात्मकता जो होती है सबसे अधिक होती है, और सबसे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है सबसे अधिक होती है, और सीजियम की विद्युत धनात्मकता जो होती है सबसे अधिक होती है। दोनों पॉइंट को याद कीजिएगा अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। आगे देखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। निम्नलिखित में से किसे हड़ा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, हड़ा कशिश के नाम से हम किसको जानते हैं? तो फेरस सल्फेट को जो है हम हड़ा कशिश के नाम से जानते हैं। हड़ा कशिश को हम ग्रीन पेट्रोल या हरा थोथा कहा जाता है। इसके क्रिस्टल नीले रंग के होते हैं। इसका उपयोग जो है दवा के रूप में लोहे की कमी से होने वाले एनीमिया के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है। एक जो यहाँ पे दिया गया है कॉपर सल्फेट, इसको हम नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। एक जो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, इसको हम एल्पस साल्ट के नाम से जानते हैं। एक जो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड दिया गया है जो कि आपका क्यूप्रिक क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो हीरा की बात करते हैं sp3 पाया जाता है, और ग्रेफाइट की बात करते हैं तो sp2 पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक अपरूप है। आगे देखते हैं 81 नंबर जो है मिलान करने वाला जो है, पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एंथ्रोलॉजी बोला जाता है। पराली अध्ययन के क्या बोला जाता है? तो एग्रोनॉमी बोलेंगे। पादप जीवाश्मों के अध्ययन के पैलियोबोटनी बोलते हैं। 3 नंबर कवक के अध्ययन के माइकोलॉजी बोलते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 नंबर कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तर की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तर की मृत्यु को क्या बोलते हैं? तो नेक्रोसिस बोला जाता है। नेक्रोसिस इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्रोसिस आखिर होता क्या है उसको देख लेते हैं कि नेक्रोसिस आपके शरीर के ऊतक को मृत्यु के लिए प्रयुक्त एक चिकित्सा शब्द है। जब आपके ऊतक की कोशिकाएं मर जाते हैं, यह बीमारी संक्रमण, चोट या ऊतकों में रक्त प्रवाह की कमी जैसे कि अवास्तुकरण निक्रोसिस के कारण ही होता है। एक जो यहाँ पे आपका नेफ्रोसिस दिया गया है, यह गुर्दे से संबंधित एक विकार है जिसमें गुर्दे की छोटी रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और मूत्र में बहुत अधिक प्रोटीन निकलता है, जिसको हम नेफ्रॉन गुर्दे की कोशिकाएं इकाई है। नेफ्रॉन जो होता है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। एक जो यहाँ पे दिया गया है न्यूट्रोफिलिया जो होता है, यह रक्त में न्यूट्रोफिल एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं की संख्या समान से अधिक हो जाता है। इसे आमतौर पर संक्रमण या सूजन की प्रक्रिया होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्न में से एक प्रकार के रेशेदार प्रोटीन कौन सा है? तो देखिए, रेशेदार प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो कीरोटिन जो होता है आपका एक रेशेदार प्रोटीन होता है, जो बालों, नाखून और त्वचा की बाहरी परत के साथ साथ जानवरों के सिर, खुर और पंखों में पाया जाता है। यह आमतौर पर पानी में अघुलनशील होता है और मजबूती प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। एल्बुमिन जो होता है आपका, यह एक गोलाकार पानी में घुलनशील प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है और अस्माटिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। एक जो यहाँ पे एंजाइम जो होता है, एंजाइम प्रोटीन होता है जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और लगभग हमेशा जो होता है गोलाकार प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन को तो जानते ही हैं, यह जो होता है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर कि विटामिन D3 किसके उपापचय में सहायक होता है? तो विटामिन D3 जो होता है आपका किसके उपापचय में सहायक होता है? तो ट्रिप्टोफैनी अमीनो अम्ल के उपापचय में जो होता है सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन जो हो जाएगा 85 नंबर कि कॉकरोच के हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो कॉकरोच के हृदय कोष्ठों की संख्या जो होता है यहाँ पे कितना होता है? तो 13 होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टेकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टेकोफेरेल अगर किसकी बात करते हैं तो टेकोफेरेल जो होता है आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है फाइलोक्विन होता है। और विटामिन डी की बात करते हैं तो कैल्सीफ्यूरोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है मिलान करने वाला है 87 का। लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज जो हो जाएगा आपका वसा विघटन एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा।
ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो प्रोटीन के पाचन को होता है, तो 3 हो जाएगा। एमाइलेज क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इरेप्सिन की बात करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, तो 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस में है, तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 87 का ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु जो होते हैं समतापी होते हैं, तो किस वर्ग के जंतु जो होते हैं समतापी होते हैं, तो मत्स्य वाले होते हैं या सरीसृप वाले होते हैं या उभयचर वाले होते हैं या पक्षी होते हैं, तो एवीज पक्षी वाले जो होते हैं आपका समतापी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। एवीज वाले जो होते हैं आपका समतापी होते हैं। ये जो होते हैं आपका ये समतापी होते हैं। इसका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। इसका हृदय जो होता है 4 बेसमी होता है, 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित होता है और मूत्राशय अनुपस्थित होता है। और जो है इसमें पक्षी को वाक यंत्र होता है। आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए कौवा, चिड़िया, तोता, ये सभी जो है आपका, अगर बात करते हैं कि तीव्रतम पक्षी जो होता है आपका कौन सा है, तीव्रतम पक्षी जो होता है आवाबिल होता है। उड़ न सकने वाले पक्षी को क्या बोलते हैं, तो कीवी और एमू जो है नहीं उड़ता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है, तो शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड है जो है सबसे छोटा पक्षी थे। एक जो है आपका पेंगुइन चिड़िया जो है जो कि आपका अंटार्कटिक में पाया जाता है। आगे देखते हैं, अगर बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है तो अलीपुर कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है क्रूजर नेशनल पार्क द अफ्रीका में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर कि कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर गलत हो जाएगा। खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति काट दीजिए। केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़ करके शीर्षक ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़ करके शीर्षक मुद्रास्फीति से ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कि नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की संक्रियता में विचरण किसके साधन है, तो इसका आंसर बजटीय नीति नहीं होगा, राजकोषीय नीति, व्यापारिक नीति नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मौद्रिक नीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर कहते किसको हैं, तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष कर समझते हैं कि अप्रत्यक्ष कर जो होता है आय या लाभ के बजाय जो है वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जिसको हम अप्रत्यक्ष कर करते हैं, जैसे कि जीएसटी हो गया, वैट हो गया, ये सभी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो देखिए संपत्ति कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट कर है। निगम कर भी हटा दीजिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सीमा शुल्क जो है आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 91 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 92 नंबर कि आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार जो है भारतीय रुपये का उन्मूलन किया गया है, तो आज़ादी के बाद अब तक जो है 3 बार जो है भारतीय रुपये का उन्मूलन किया गया है। सबसे पहले जो है आपका कब किया गया था, तो सबसे पहले जो है आपका 1949 में किया गया था। उसके बाद जो है आपका 1966 में किया गया था, क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत चाइना का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है आपका 1991 में किया गया था। रुपये का उन्मूलन जो है आपका टोटल 3 बार किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 92 का बी हो जाएगा। आगे देखेंगे कि आरबीआई का लेखा वर्ष होता है, तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो होता है आपका, आरबीआई का लेखा वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च, पहले जो था आपका जून जुलाई था, लेकिन 2020-21 से अप्रैल और मार्च हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से जो है आपका अप्रैल मार्च हो गया, तो 2020-21 से हुआ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर कि विदेशी मुद्रा भंडार अंतर्गत शामिल होता है, तो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं, तो इसका बात करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत जो है आपका अंतर्गत शामिल होते हैं, तो विशेष आहरण अधिकार ये भी शामिल होता है। आईएमएफ के पास रिजर्व कोष ये भी शामिल होता है। स्वर्ण भंडार भी शामिल होता है और विदेशी परिसंपत्तियां भी शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 95 नंबर कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष किया गया है, तो बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल के फुल नेम हो जाएगा आपका बीएसएफ हो जाएगा, जिसकी स्थापना आपका 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अब वर्तमान अगर बात करते हैं तो वर्तमान
इसके महानिर्देशक जो हो जाएंगे आपका दलजीत सिंह चौधरी हैं, बीएसएफ के महानिर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। रीगा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो रीगा जो हो जाएगा किस देश की राजधानी है? तो लातविया की राजधानी जो हो जाएगा यहाँ पे रीगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अमजद अली खां का संबंध जो हो जाएगा आपका सरोद बजाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 98 नंबर कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है, जब चंद्रयान 3 जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था। उस दिन जो है आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं अन्नू रानी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अन्नू रानी जो है आपका भाला फेंक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान मतलब कि ऑल एम्स AIIMS कि कहाँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसको 1956 में जो है आपका इसे वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित किया जाता है। यह एक मेडिकल स्कूल है, अस्पताल और सार्वजनिक चिकित्सा अनुसंधान विश्वविद्यालय है। यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था अधिनियम 1956 के द्वारा शासित है। संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में राजकुमारी अमृत कौर और अहलूवालिया ने किया था। एम्स नई दिल्ली के वर्तमान निर्देशक की बात करते हैं तो दिनेश M श्रीनिवासन है। इसी तरह से जो है आज का SI का सेट जो होता है 6 नंबर एडिटोरिया का समाप्त होता है। अगला डे आपको सेट नंबर 7 मिलेगा और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कि कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, वहाँ से जाइए और आपको PDF जो है इसका आसानी से मिल सकता है। इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।